बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक और आलमी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है सहाफ़ियों की, और ये एक डाटा है जिसको दुबई अनलॉक्ड का नाम दिया गया है। और दुबई में जो गैर मुल्कियों की जायदादें हैं उनका रिकॉर्ड सामने आया। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो कंपनियों के नामों के ऊपर जायदादें हैं वो नहीं है इसमें। जो शख्सियात के नामों के ऊपर जायदादें हैं उनका जिक्र मौजूद है। अब ये जो जायदादें गैर मुल्कियों ने दुबई में हासिल कर रखी हैं, इनकी जो मालियत है वो 400 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। 400 अरब अमरीकी डॉलर की मालियत है, और ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम कह लें इसको आप, बहुत बड़ी खबर कह लें इसको आप, आलमी सतह की खबर है। अच्छा, जायदादों का इंकशाफ हुआ जिसमें पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जो है वो भारत है, और दूसरे नंबर पे जो है उसमें पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पे बरतानिया है, फिर सऊदी अरब है, फिर इस तरह बहुत सारे मुल्क हैं। तो 400 अरब रुपए की जायदादें, और इनका तफसीली जायदा इसके अंदर मौजूद है। वो जायदादें शामिल नहीं हैं जो कंपनियों के नामों पे ख़रीदी गई हैं और जो कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। ये ज़्यादातर रेजिडेंशल जायदादें हैं और शख्सियात ने अपने नामों के ऊपर ख़रीदी हुई हैं। 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामा निगारों के साथ 6 महीने की तहकीकात के बाद इस मंसूबे को अंजाम दिया गया। इसमें बहुत सारे सज़ा याफ्ता मुजरिमों, मफरूर मुल्ज़िमान और सियासी शख्सियात को बेनकाब किया गया है, जिन्होंने हाल ही में दुबई में कम से कम एक जायदाद की मलकियत हासिल की है। और द न्यूज़ और डॉन, ये 2 पाकिस्तान के अखबारात हैं जो इस मंसूबे में शराकतदार थे या इसमें हिस्सादार थे। तो पाकिस्तानियों की जो जायदादें हैं वो 11 अरब डॉलर्स की हैं। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले करता है, मिन्नत करता है, और पाकिस्तानियों ने सिर्फ शख्सियात के नाम के ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आप निकाल दें अभी, और जो कंपनीज़ के नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो भी आप अभी निकाल दें, उनको शामिल करें तो शायद ये दुगना भी हो सकता है। लेकिन जो शख्सियात ने अपनी फैमिली के नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं वो लगभग 11 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, और 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें ख़रीदी हैं। अब आ जाए इस बात पे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। देखिए, जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, या जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर एक अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के हालात में इस्तेहकाम नहीं आता, मार्केट स्टेबल नहीं होती, हुकूमतें बार बार गिराई जाती हैं, मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई जाती हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मसाइल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, जिनके पास भी पैसा है वो पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ पे जायदादें बनाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को, अपने पैसे को और अपनी फैमिली को वो महफूज रख सकें। तो पाकिस्तान से भी 23,000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुबई में जायदादें बनाई हैं। यूरोप में जो है वो इससे बहुत बड़ी तादाद में है। अब तो सऊदी अरब में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इवन गल्फ़ के बाकी ममालिक में भी, और सेंट्रल एशिया में भी। तो पाकिस्तानी हर तरफ दुनिया में जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। इंडिया जो है उसकी आबादी का आप अंदाज़ा लगाएं वो पाकिस्तान से कितना बड़ा है। आबादी के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा है इंडिया, लेकिन प्रॉपर्टी में वो पाकिस्तान से आगे है, लेकिन दुगना नहीं है UAE में। और बरतानिया जो है वो कितना अमीर मुल्क है, वो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान से पीछे है। सऊदी अरब कितना अमीर है, वो भी पाकिस्तान से पीछे है। तो इसमें बहुत सारे सियासतदानों के नाम भी आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ का नाम आया, शौकत अजीज़ का नाम आया, 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जर्नैलों के नाम आए, पुलिस चीफ का नाम आया, कुछ सफ़ीर हैं, साइंसदान हैं, और कुछ और सियासतदान हैं जो इस वक्त फैसल वाडा हो गए। उनके अलावा शेर अफजल मरवत का नाम है इसके अंदर जो है वो नाम है, मोहसिन नकवी का नाम है, और बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम है, शर्जील मेमन का नाम है। अभी और नाम सामने आते जाएंगे, आपको पता चलेगा। कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आपको नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, रिटायर्ड खिलाड़ियों के। तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन दुबई में जायदादें रखता है। अब आ जाए इस बात पे कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। देखिए, जायदाद बनाना गलत नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे भी जाके अपने पैसों से कोई भी जायदाद ख़रीद सकते हैं।
इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, गलत ये है कि जो पैसा आप लेकर गए, क्या वो आप जायज़ तरीके से लेकर गए? पहला सवाल। अगर तो आप पैसा जायज़ तरीके से लेकर गए तो बिल्कुल ठीक किया आपने। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान में अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की है तो उसके अंदर आपने वो प्रॉपर्टी बताई है या नहीं बताई? ये अहम सवाल है। तो ये मामला ज़्यादातर जो है वो जाकर रुकता है किन लोगों के पास? जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन, इन्हें जवाब देना चाहिए, और ये जवाबदेह हैं कि इनके पास ये जायदादें बनाने का पैसा कहाँ से आया, इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया, और ये इस पैसे को किस तरीके से इन्होंने दुबई में पहुँचाया, और फिर कैसे इन्होंने वहाँ पे जायदाद बनाई, और क्या ये जायदाद इन्होंने पाकिस्तान में डिक्लेयर की अपने टैक्स रिटर्न के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे वो लोग जो असेंबलियों में मौजूद हैं या सेनेट में मौजूद हैं या जो अवामी ओहदों पर मौजूद हैं, उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स में और जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारे हैं उनके अंदर इन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया है, इनकी मालियत और मालूमात फ्राहम की हैं या नहीं की। अगर कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया और इन प्रॉपर्टीज़ को छुपाया है या अपनी फैमिलीज़ की प्रॉपर्टीज़ को छुपाया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग कानून के दायरे में आएंगे और उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटकती रहेगी। अब फैसल वाडा से जब आज सवाल किया गया तो वो आए बाएं शाएं कर रहे थे। कभी वो जजेस की तरफ ले जाते थे मामला, कभी पीटीआई की तरफ ले जाते थे, कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ ले जाते थे। नवाज शरीफ के बच्चों की फिर प्रॉपर्टी निकल आई, जरदारी साहब के बच्चों की प्रॉपर्टी निकल आई। यानी ये एक ऐसा ख़ानदान है कि कुछ भी हो पूरी दुनिया में, कोई लीक निकले उसमें ये ख़ानदान ज़रूर बीच में होता है। यानी इन्होंने हर जगह पे अपनी जायदादें बनाई है। इसके बारे में फवाद चौधरी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने दुनिया में कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप के नाम शामिल ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर पाकिस्तानी अवाम को मायूसी नहीं हुई। 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ में नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के नाम जगमगा रहे हैं, ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा। जो नुक्ता मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने के लिए फयाज़ राजा साहब की एक ट्वीट है, उसको आप देखें। वो ये कहते हैं, प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया दुबई में जायदाद की मालिक निकली, जिसका मोहसिन नकवी ने रवां बरस मार्च में सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया। अब ये जो मामला है ना कि कागजात नामजदगी में ना बताना और प्रॉपर्टी का मौजूद होना, यहाँ पे नाअहली की तलवार लटक रही होती है। अब देखना ये इन मामला पे बनता क्या है। ख्वाजा आसिफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले भी आया था, कामा तो कुछ नहीं हुआ, तब इन्होंने कहा भी था कि कुछ नहीं होता, और अब ये दुबई लीक्स आई तो कुछ नहीं होगा। तो ना आज तक लोग भूले हैं पनामा लीक्स को और ना लोग भूलेंगे दुबई लीक्स को, क्योंकि सबको बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को बताया या नहीं बताया। उन्हें बताना पड़ेगा कि जो ख़रीदारी उन्होंने की उन मुल्कों में उसके जायज़ ज़राए क्या है। कारोबारी लोग हैं, उनकी मर्ज़ी है। जो कारोबारी लोग हैं, पाकिस्तान में एक बंदे की 4 फैक्ट्रियाँ बिक गई, काम भी नहीं चल रहा, वो बेचारा दुबई में जाएगा कारोबार करने के लिए, या बांग्लादेश में जाएगा, या चाइना में जाएगा, या यूरोप में जाएगा। वो अपना पैसा निकालेगा, बाहर जाके कारोबार करेगा, घर भी खरीदेगा, उसकी तो खैर है। लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो फिर अकाउंटेबल भी होते हैं, जवाबदेह भी होते हैं, उनको जवाब देना होता है। देखना ये है कि अब ये लोग क्या जवाब देते हैं, या इनके पास जवाब मौजूद है या नहीं मौजूद। शेर अफजल मरवत ने तो फ़ौरन जवाब दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, जी मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर्टी है और मैंने इसको बाकायदा अपने तमाम टैक्स रिटर्न्स में और अपने गोशवारों में बाकायदा बताया हुआ है। 2018 से लेकर अब तक सब जानते हैं, 6 साल से, कि मेरे पास दुबई में एक अपार्टमेंट मौजूद है और उसको मैंने बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर इस तरह सब ने किया हुआ है, फैसल वाडा ने, मोहसिन नकवी ने, बाकी सब ने, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसने नहीं किया ना, वहाँ प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से एक और स्पेशल पैगाम भेजा है, लेकिन याद रखिएगा कि जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल सुबह 11 बजे अदालती फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब वीडियो लिंक पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से मुखातिब होंगे। इमरान खान, जिनको बहुत अरसे से लोगों ने ना सुना है ना देखा है, कल उन्हें देखने का एक मौका मिल सकता है। मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हो रही थी, वो ये बता रहे हैं कि टेक्निकली हुकूमत फंस गई है। काजी फ़ायद ईसा साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया है।
अब अगर ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो साथी जज साहिबान जिन्होंने मुतफ़िका तौर पे ये कहा कि जनाब इमरान खान को ये राइट मिलना चाहिए कि वो अदालत में पेश हों और चाहे वीडियो लिंक के ज़रिए हों, वो जज साहिबान उम्मीद कर रहे हैं कादी फ़ाइज़ ईसा से कि वो अपने फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। अगर वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद ना करवा पाए तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी अपने साथी जज साहिबान के सामने और उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल रीज़न पे अगर इसको रोक भी दिया जाता है तो लंबे अरसे तक के लिए नहीं रोका जा सकता। अल्टीमेटली इमरान खान साहब किसी ना किसी केस के अंदर या इसी केस के अंदर सामने आ जाएंगे और अब ज़्यादा देर तक उनको लोगों की नज़रों से ओझल नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब ने कहा मुल्क की बदकिस्मती है, यहाँ एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फ़ैसले करते हैं और मैंडेट नहीं है हुकूमत के पास, तो फिर ऐसे में मुल्क में फसाद और इंतशार होता है जैसा हमें कश्मीर में नज़र आ रहा और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें फैलने का ख़दशा है। फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमतें हैं और हुकूमत मुंतखब की होती है पब्लिक ने। जमहूरियत के अंदर तो ऐसा होता है और हुकूमत के पीछे अवाम खड़ी होती है और अवाम अपनी मुंतखब हुकूमत को कदर की निगाह से देखते हैं। अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए तो बातचीत के ज़रिए उसका हल निकल आता है, मगर जाली हुकूमत जिसको मुसल्लत किया गया होता है जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, पंजाब में और पाकिस्तान में, उनका अवाम से कोई रिश्ता नहीं है। चुनाचा हर जानिब बेचैनी और मायूसी है। फॉर्म 47 ज़दा हुकूमतों के ख़िलाफ़ बजट के मौका पर और शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। बहुत सारी और चीज़ें भी उन्होंने बोली लेकिन वो चीज़ें तकरीबन रिपीट हो रही हैं, कुछ बातें उन्होंने नई भी की हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बड़ा अहम फ़ैसला इमरान खान साहब ने कहा और अपनी पार्टी के रहनुमाओं को हदायत की है फजलुर रहमान से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ बयानात से अभी रुक जाएं और उनसे राब्ता तेज़ करने की हदायत की है। और इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक हालिया बयानात पर कहा कि फजलुर रहमान पर तनकीद से अभी बाज रहना चाहिए। मकसद एक है ना, फजलुर रहमान भी धांधली के खिलाफ रोला डाल रहे हैं, इमरान खान साहब भी धांधली के खिलाफ रोला डाल रहे हैं, लेकिन फजलुर रहमान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, वो इसलिए कि फजलुर रहमान साहब ने धांधली से मिलने वाली मखसूस नशस्तों में से हिस्सा लिया था। अगर वो सच्ची नीयत के साथ फजलुर रहमान साहब इस धांधली के ख़िलाफ़ खड़े थे, इलेक्शन कमीशन के और निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, तो ये जो बंदर बाँट थी ना मखसूस और अक़लियती नशस्तों की, ख़वातीन की मखसूस नशस्तें और अक़लियती नशस्तें, इनमें जो बंदर बाँट थी ना, फजलुर रहमान साहब को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो इसका हिस्सा बने। और उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो स्टेटस को के हामी हैं, उन्हें उनका ड्यू शेयर नहीं मिला। लेकिन इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, तो उनको लगा इस वक्त फजलुर रहमान को छेड़ना पॉलिटिकली उनके लिए नुकसानदेह होगा और उनको ज़्यादा जमातों का एक इत्तेहाद कायम करना है ताकि वो अकेले ना रह जाए। पूरा निज़ाम कोशिश करता है इमरान खान अकेला हो, तो उनको अकेला करके मारने में आसानी रहती है, तो जब बाकी लोग साथ होंगे तो निज़ाम के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये कह रहे हैं हम जनरल ज़िया के साथ थे, हमने फ्लोर पर माफ़ी मांगी है। मैं सिर्फ चंद मिसालें गिना देता हूँ। जनरल ज़िया-उल-हक जो है ना, वो शहीद हो गए थे त्यारे के हादसे में और उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान में 88 के इलेक्शन हुए थे और जनरल ज़िया की शहादत के बाद उस वक्त के जर्नैलों के साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर PMLN ने, ख्वाजा आसिफ ने, नवाज शरीफ ने, इन सब ने IGI बनाई थी, उसकी माफ़ी नहीं मांगी। यानी अगर जनरल ज़िया के साथ पे माफ़ी मांगी तो उसके बाद तो ठीक हो जाते ना। जनरल ज़िया-उल-हक का साथ देने पर फ्लोर पे माफ़ी तो मांग ली, लेकिन उसके बाद अपना तर्ज़-ए-अमल बदला या नहीं बदला, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में से उठे या नहीं उठे, ये देख लें आप। IGI जनरल ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद बनाई, 2 मरतबा हुकूमत गिराई बेनज़ीर भुट्टो की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। जनरल ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद 2008 से 2013 तक मोहरे बने रहे एस्टेब्लिशमेंट के। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अदालत चले गए मेमो गेट स्कैंडल में, बार बार मोहरा बने एस्टेब्लिशमेंट का। जनरल ज़िया-उल की शहादत के बाद परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील कर ली, डील करके वापस आ गए। पहले डील करके बाहर चले गए, फिर डील करके वापस आ गए। जनरल ज़िया-उल-हक की शहादत के बाद 2022 में भी मोहरे बने
और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, ये सबको पता है। और अब तो अंदर के लोग बता रहे हैं, जो लोग शामिल थे इमरान खान की हुकूमत गिराने में, वो खुद बता रहे हैं कि जी हमें तो इस्तेमाल किया गया था जनरल फैद और जनरल बाजवा की तरफ से। ये वो लोग कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें तो फ़ौज ने इस्तेमाल किया था हुकूमत गिराने के लिए। और बाद वाले जर्नलों के नाम भी ले रहे हैं, फजलुर रहमान साहब तो 2022 में भी मोहरा बन गए। अगर आपने माफ़ी मांगनी थी तो काम भी तो छोड़ना था ना, या उसी काम पे लगे रहना था और माफ़ी भी मांग लेनी थी। और ख़ुद 2018 में ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को टेलीफोन पे मिन्नत करके अपनी सीट जीती। और 2024 के इलेक्शन में वो कैसे जीते, पूरा सियालकोट जानता है ख्वाजा आसिफ कैसे जीते। तो ये बड़ा क्लियर है, माफ़ी ज़बानी कलामी मांगना, लेकिन उसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहना और बार बार उनकी मदद से इक़्तिदार में आना और दूसरों की हुकूमत को गिराना। इसमें अगर इस मुल्क में सबसे बड़ा कोई गुनाहगार है ना, तो वो PMLN है। इनसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है जमहूरियत का इस मुल्क में। नाज़रीन, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के एक रिमार्क्स है कल अदालत के अंदर, और ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं और ये अदलिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके ऊपर ज़रूर नोटिस लेके इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा इस्लामाबाद से दरवाजे और चीज़ें तोड़कर एक आदमी यानी इमरान खान उसको उठा कर ले गए, फिर उस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ, हम तो उसकी भी इंक्वायरी नहीं करवा सके। तो ये कमज़ोरी है ना अदलिया की। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, जैसा कि बाकी मामलात को पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।